तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कराकर फंसी योगी सरकार। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को बताया फर्जी, तो मायावती ने एनकाउंटर की जांच कराने की कर दी है मांग। योगी आदित्यनाथ की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के एक और विधायक ने छोड़ी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केवल हज से सऊदी अरब कमा लेता है 12 लाख करोड़ रुपए। 10 लाख हाजियों में भारत पाकिस्तान के सबसे ज्यादा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में 4% मुसलमानों का कोटा खत्म करना बीजेपी सरकार को पड़ा भारी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मांगा है जवाब, कहा आपकी मनमानी नहीं चलेगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा को धूल चटाने के लिए ओवैसी ने मुरादाबाद क्षेत्र से 14 और प्रत्याशियों का किया ऐलान। अब ओवैसी भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदुओं की वजह से भारत है सेकुलर, अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो बन जाएगा सरिया कानून। हेमंत बिस्व शर्मा ने किया दावा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कराकर फंसी योगी सरकार। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को बताया फर्जी, तो मायावती ने एनकाउंटर की जांच कराने की कर दी है मांग। भाजपा के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर असद को गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में शूटर मोहम्मद गुलाम भी मारा गया। दोनों के पास से पुलिस को विदेशी हथियार मिले। लेकिन आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि बीजेपी जुनैद नासिर की हत्या करने वालों का भी एनकाउंटर करेगी, क्योंकि बीजेपी ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है, मुसलमानों का एनकाउंटर नहीं करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है और कहा है कि भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। आज के हालिया एनकाउंटर से भी यही हुआ है। वहीं मायावती ने इस मामले को लेते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। मायावती ने इस एनकाउंटर की जांच कराने की मांग कर दी है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक एमपी कुमारस्वामी ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटके पे झटके मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने जिन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं वो लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं और ऐसा ही बीजेपी के साथ आज फिर से हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि मुदुगेरे निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक एमपी कुमारस्वामी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची में अपना नाम नहीं आने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुमारस्वामी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे, लेकिन पार्टी ने उनके बजाय दीपक डोंडिया को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुमारस्वामी को उनके अच्छे कामकाज न करने के कारण टिकट नहीं दिया गया है। वहीं आपको बता दें ये बड़ी बात है दोस्तों, इससे पहले बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा इसी मामले को लेकर दिया था, क्योंकि उनका भी टिकट बीजेपी ने काट दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केवल हज से सऊदी अरब कमा लेता है 12 लाख करोड़ रुपए। 10 लाख हाजियों में भारत पाकिस्तान के सबसे ज्यादा। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के 2 शहरों मक्का और मदीना में मुसलमानों के 2 सबसे पवित्र धार्मिक स्थल हैं। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल सऊदी अरब हज करने के लिए पहुंचते हैं, जो कि इस्लाम धर्म के बुनियादी 5 स्तंभों में से एक है। हज के दौरान सभी मुसलमान मक्का मदीना में मौजूद दोनों पवित्र स्थलों पर जाते हैं। सालाना लाखों लोगों के हज पर पहुंचने से सऊदी अरब की सरकार को तगड़ा रुपया मिलता है। दरअसल आपको बता दें कि एक साल में लगभग 7% उनको पैसा मिलता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो सऊदी अरब की सरकार 10 लाख हाजियों से 12 लाख करोड़ रुपए कमा लेती है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज करने वालों की सबसे ज्यादा संख्या भारत और पाकिस्तान के लोगों की होती है। यही दुनिया में सबसे ज्यादा हज भारत पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब में करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। 4% मुसलमानों का कोटा खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, मांगा जवाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों का 4% कोटा खत्म करना बीजेपी को भारी पड़ गया और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म करने और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है। कर्नाटक
सरकार ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिया कि सरकारी आदेश के आधार पर 18 अप्रैल तक कोई प्रवेश या नियुक्ति नहीं की जाएगी, जिसने मुसलमानों के लिए 4% कोटा समाप्त कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की कर्नाटक की बीजेपी सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और अब जवाब मांगा है, जिसके बाद कर्नाटक की बीजेपी सरकार बुरी तरह से इस मामले को लेकर फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 14 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों का उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने भी यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए अपने 14 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मुरादाबाद की कुंदरकी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एआईएमएम ने जीनत मेहंदी को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं मुरादाबाद की महमूदपुर माफी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए राजकुमार और अमरोहा की धनौरा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए यशपाल सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर, बहराइच और रायबरेली की नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की भी घोषणा एआईएमएम की तरफ से की गई है। एआईएमएम ने 14 उम्मीदवारों की और लिस्ट जारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमा रहे हैं और लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व वकील पर ठोका $50 करोड़ का मुकदमा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन के खिलाफ $50 करोड़ का मुकदमा दायर करने के बाद दीवानी मुकदमे के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। बुधवार को फ्लोरिडा की एक संघीय अदालत में दायर मामले में ट्रंप ने आरोप लगाया कि कोहेन ने उनके वकील के रूप में उनके साथ अनुबंध का उल्लंघन किया और गोपनीय जानकारियों का खुलासा किया और झूठ फैलाया। कोहेन ने ट्रंप के फिक्सर के रूप में काम किया था, जिसने बॉर्न फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डैनियल को चुप रहने के लिए $1,30,000 का भुगतान किया था, क्योंकि उसने पूर्व राष्ट्रपति के साथ संबंध होने का दावा किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब उसी वकील पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमा कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदुओं की वजह से भारत है सेकुलर, मुस्लिमों की संख्या बढ़ी तो होगी शरीयत कानून की मांग, बीजेपी मुख्यमंत्री ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इसमें उन्होंने एक बार फिर से जहर उगला है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि भारत हिंदू प्रधान देश है, इसलिए सेकुलर है। जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं वो देश सेकुलर नहीं है। हिंदुओं की वजह से ही भारत सेकुलर है। हिंदू हर धर्म को मानता है। ये देश तब तक सेकुलर रहेगा जब तक देश में हिंदू हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनके हाल में कुछ राज्य में हुई हिंसा को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की वजह से हिंसा होती है तो आप बीजेपी के लोगों को जेल में डालिएगा, ऐसा तो होना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारत में मुसलमानों की संख्या 90% हो गई और हिंदुओं की संख्या 10% हो गई तो भारत को ये इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे और हिंदुओं का यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो किस तरह से ये लगातार विवादित बयान मुसलमानों को लेकर बीजेपी नेता देते रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनसीईआरटी की किताब से मौलाना आजाद को भी हटाया गया। एनसीपी का आरोप मुस्लिम होने के कारण उनका नाम इतिहास से मिटा रही है बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम इतिहास से मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है, क्योंकि वह मुसलमान थे। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने कहा कि केंद्र की बीजेपी नीति सरकार मौलाना आजाद की पहचान और भारत की शिक्षा व्यवस्था से उनके गौरवपूर्ण योगदान को मिटाने के लिए एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर रही है। एनसीपी नेता ने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि 11वीं कक्षा की पुरानी एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पहले अध्याय के एक पैरा में कहा गया था कि संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर 8 प्रमुख समितियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या अम्बेडकर इन समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुगलों का इतिहास मिटाने के बाद अब बीजेपी ने मौलाना अबुल कलाम का इतिहास भी मिटाने का प्रयास किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। बवाल हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामलीला मैदान में किसान और मजदूर संगठनों की संघर्ष रैली, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की नीतियों के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के अलग अलग राज्यों से आए किसान और मजदूर संगठनों ने इस संघर्ष रैली का आयोजन किया है। बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मजदूर किसान संगठन रैली में बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से यहां पहुंची। रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा, सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से किया।
इस रैली में देश भर से आए किसान मजदूर और खेत मजदूरों के साथ आंगनबाड़ी और मनरेगा वर्कर भी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। इसी को लेकर जो है वादा खिलाफी मोदी सरकार के ऊपर लगाई है किसानों ने।